अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है कि हमने देखा था कि जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं कटिंग करती हैं तो बहुत सारे हमारे पास फ्रेगमेंट्स आते हैं, ठीक है, एक डीएनए के। और फिर हमने जब से देखा था उन फ्रेगमेंट्स को हमने जेल के जरिए सेपरेट कर लिया, लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे पास इतने ज़्यादा फ्रेगमेंट्स होते हैं कि हम उनको मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। हम अपना डिज़ायर्ड जो हमें चाहिए फ्रेगमेंट उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। मोस्ट जीनोम्स आर सफिशिएंटली लार्ज and complex that digestion with the restriction enzyme produce many bands that are the same or similar in size। मतलब कि यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन के बाद भी हमारे पास इतने बैंड्स आ रहे होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल मतलब कि जो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सेम होते हैं या फिर उनका साइज सेम होता है। इसमें से जो हमें चाहिए वो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाइंग अ पार्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट इन अ बैकग्राउंड ऑफ मैनी अदर फ्रेगमेंट्स ऑफ द सिमिलर साइज प्रेजेंट्स अ नीडल इन अ हैशटैग प्रॉब्लम। मतलब कि इतने मतलब ज़्यादा फ्रेगमेंट में से हमने अपना पार्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो ये बहुत मुश्किल है। ये यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल देके समझाया है, जैसे खुशक घास का ढेर हो, उसके अंदर हम सुई को रख दें और सुई मतलब डाल दें और फिर उस सुई को उसमें से ढूंढना हो घास के ढेर में से, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह सेम साइज के जो सी चीज़ें हैं उनमें से हमने अगर अपना जो सा डिज़ायर डीएनए को आइडेंटिफाई करना हो तो ये भी इसी तरह मुश्किल है। Suppose, for example, that we are interested in a particular 3-BAM-H1 fragment from the human genome that serves as a marker indicating the presence of genetic risk factor toward the breast cancer and among the individual in the particular pedigree। इसमें यह है कि हमें एक फ्रेगमेंट चाहिए जो सा है 3-BAM-H1 फ्रेगमेंट उसका नाम है, और ह्यूमन जीनोम में से हमें चाहिए, और ये जो सा है ये फ्रेगमेंट एक्ट करता है एज अ मार्कर इन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक रिस्क फैक्टर टुवर्ड द ब्रेस्ट कैंसर अमंग इंडिविजुअल पार्टिकुलर पेडिग्री। मतलब कि ये पेडिग्री के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है ना उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उस फैक्टर को चेक करने के लिए ना हम इस फ्रेगमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि दिस फ्रेगमेंट इज 3 kb is indistinguishable on the basis of the size alone from the fragments ranging from about 2.9 to 3.1 kb। अब मतलब कि हमने कहा कि हमें एक पार्टिकुलर फ्रेगमेंट चाहिए जिसका साइज है 3 किलो बेस पेयर, ठीक है। अब उसको हमने आइडेंटिफाई करना है तो रेंजिंग मतलब कि 2.9 या फिर 3.1 किलो बेस पेयर वाले उसके आगे पीछे नज़दीक हैं, ये सेम ही साइज़ के हैं। अगर हमने साइज़ के बेस पे करना हो तो इतने ज़्यादा फ्रेगमेंट होंगे 2.9 और 3.1 के दरमियान कि हम जो सा है BAM-H1 को फ्रेगमेंट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें ना इतने मतलब बताया गया है कि एक कितने इस रेंज के अंदर फ्रेगमेंट हो सकते हैं। ये भी पूछा गया कि हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स इन दिस साइज रेंज आर एक्सपेक्टेड, कि कितने इस मतलब कि ये जो हमने रेंज कही इसमें कितने फ्रेगमेंट हो सकते हैं। When human genomic DNA is cleaved with the BAM-H1, the average length of the restriction fragment is 46 मतलब के 4096 base pair, and the expected total number of the BAM-H1 fragment is about 7,30,000। In the size range 2.9 to 3.1 kb, the expected number of fragment is about 17,000। ये एग्जाम्पल देके बताया गया है। उसने कहा है कि हम जो सा है ह्यूमन जीनोम को कट करते हैं तो जो हमारा है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बनते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 4 मतलब के 4000 आप सपोज कर लें बेस पेयर होती है। अगर 4000 बेस पेयर लेंथ हो तो नंबर कितने होते हैं बैम फ्रेगमेंट्स के? 7,30,000। अब ये है 4.0 के, मतलब यही बनता है ना 4.0 के में इतने ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हैं। और जब हम देखें कि 2.9 और 3.1 के भी के अंदर कितने होंगे तो वो है 17,000, ठीक है। इतने ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हैं। अब 17,000 फ्रेगमेंट में से हम अपना डिज़ायर्ड जो फ्रेगमेंट है उसको सिर्फ साइज़ की बेस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। What this means is that even though we know that the fragment we are interested in 3 kb in length, it is only one of the 17,000 fragments that are similar in size and that
आवर्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स बाय लेंथ अलोन। यही बात आ गई कि 17,000 में से एक फ्रेगमेंट है जो हमें चाहिए, और उस फ्रेगमेंट को जस्ट हम लेंथ की या साइज की बेस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दिस आइडेंटिफिकेशन टास्क इज एक्चुअली हार्डर देन फाइंडिंग द नीडल इन हेयरस्टैक। अब मतलब के घास के ढेर में से जो हमने कहा था कि सुई को ढूंढना, ये काम जो सा है, ये जो सा डिजायर्ड फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करना, ये उससे भी मुश्किल है। उसने कहा है बिकॉज हेयरस्टैक्स आर यूजली ड्राई, मतलब कि खुशक घास है तो घास जैसे ड्राई होती है तो उसमें से हम ढूंढ सकते हैं। A more accurate analogy would be looking for a needle in a haystack that had been pitched into the swimming pool full of water. This analogy is more relevant. मतलब ये कि उन्होंने कहा कि फिर अगर हम उस घास के ढेर को उठा के हम स्विमिंग पूल में डाल देते हैं तो वो घास क्या होगा, ऊपर तैरता रहेगा और हमें सुई ढूंढना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि हम उसको ढेर में से ढूंढते रहते। सेम यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दी है जेल की। उसने कहा कि जेल इवन दो दे contain supporting matrix to make them semi-solid are primarily composed of water and each DNA molecule within the gel is surrounded entirely by water। ठीक है, जेल जो सा है हम जेल करते हैं तो जेल में क्या होता है कि सेपरेट हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स जो से हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, साइज की बेस पे भी चाहे हो रहे होते हैं, तो उसमें से हम फिर अपने फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई थोड़ा आसान हो जाता है। फिर भी इजी नहीं है लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है उसमें से आइडेंटिफाई करना। फिर clearly we need some method by which molecules in the gel can be immobilized and have a specific fragment identified। अब जेल के अंदर जो सा है वो तो मूव करते हैं, मतलब कि जो हमारा डीएनए है वो मूव कर रहा होता है, तो उसने कहा कि हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए कि जिससे हम उन फ्रेगमेंट्स को इमोबिलाइज कर दें, या फिर जो मालिक्यूल्स हैं जेल के अंदर उनको इमोबिलाइज कर दें, ताकि फिर हम ध्यान से अपना देख सकें कि हमें जो फ्रेगमेंट है जो हमें चाहिए वो कौन सा है। तो इमोबिलाइजेशन करना है सबने इसमें। फिर है कि the DNA fragments in a gel are usually immobilized by transferring them onto a sheet of the special filter paper consisting of nitrocellulose to which DNA can permanently bound। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम जेल में से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको लेके उसको हम फिल्टर पेपर पे ट्रांसफर कर देते हैं। फिल्टर पेपर के अंदर क्या है कि नाइट्रोसेलुलोज होता है, और जो हमारा डीएनए है वो नाइट्रोसेलुलोज के साथ जाके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, हाउ दिस इज डन इज डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट बताया गया है। अब एक और चीज आती है हमारे पास, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। ये क्या है, इसमें है कि हमारा जो डीएनए है उसकी अनजिपिंग होना या फिर मतलब के अनवाइंड होना, ये जो सा है डीनेचुरेशन कहलाता है। और जो जिपिंग है मतलब दोबारा वाइंड हो जाना, ये रीनेचुरेशन है। नेम से जाहिर है डीनेचुरेशन डीएनए का ब्रेकडाउन हो जाना, मतलब स्ट्रैंड्स का एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, रीनेचुरेशन स्ट्रैंड्स का आपस में मिल जाना। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन एंड मैनी, इसकी जो सी हैं कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं कि डीनेचुरेशन डीएनए की और रीनेचुरेशन डीएनए की जो है इसका क्या यूज़ है। The small part of the DNA fragment can be zipped with much larger DNA fragment। बात आ गई कि हमारा जो डीएनए एक मतलब ये नहीं कि दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के या दो फ्रेगमेंट है वो दोनों सेम लेंथ के होंगे तभी वो जिप करेंगे या जिप्ड होंगे या वाइंड होंगे एक दूसरे के साथ। इसमें यह है कि एक छोटा भी है फ्रेगमेंट, मतलब कि छोटा है वो उससे लेंथ में, तो भी क्या है अगर सीक्वेंस मैच हो रही है तो वहां पे जाके अटैच हो सकता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट इन कम्प्लेक्स मिक्सचर। अब ये छोटा पोर्शन जो है स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, ये जो अगर लार्ज से डीएनए से अटैच हो रहा है तो इससे हम क्या है, हम अपने हमें कोई अगर लेट्स सपोज के बड़े जो हमारा बड़ा लार्ज डीएनए उसके अंदर हमें कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो हम वो उसी सीक्वेंस मतलब कि हम उस सीक्वेंस का जो है छोटा डीएनए फ्रेगमेंट ले उसके अंदर ऐड करके वहां पे जाके अटैच करवा सकते हैं, तो वो मतलब कि उनकी जिपिंग हो जाएगी। सच एज 3 kb H1 मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, हमने पीछे जिक्र किया कि जो सा है ये 3 kb साइज का बैम H1 मार्कर है, ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। दैट वी हैव बीन कंसीडरिंग, हमें ये चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ दिस टाइप इंक्लूड द ट्रैकिंग ऑफ जेनेटिक मार्कर इन पेडिग्री एंड द आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट कंटेनिंग द पार्टिकुलर म्यूटेंट जीन। अब ये हमने कहा कि कहा कि पेडिग्री के अंदर ये जो सा है ब्रेस्ट कैंसर को के अगर जीन्स है म्यूटेंट जीन प्रेजेंट है तो उनको आइडेंटिफाई करेगा। तो ये कैसे करता है, हम जो सा है 3 kb मतलब कि 3 किलो बेस पेयर का जो फ्रेगमेंट है उसको हम
मतलब अप्लाई करते हैं और इसको एज अ जेनेटिक मार्कर के तौर पे यूज़ करते हैं पेडिग्री के अंदर। किसी भी इंसान के अंदर अगर वो म्यूटेंट जीन प्रेजेंट है तो ये जो सा है हमारे पास मार्कर 3Kb BAM H1, ये जो सा है वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। अब ये तो नहीं है, हमें पूरा जीनोम तो नहीं है, मतलब वहाँ पे तो पूरा जीन है ना प्रेजेंट, पूरे जीन में से ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके अगर मैचिंग होगी तो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ये मार्कर के तौर पे यूज होता है। इतनी सी जो सी ये जो सा पहला पॉइंट है, इसको हम क्या है आइडेंटिफाइंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। किसी भी म्यूटेंट जीन को आइडेंटिफाई करना हो, किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करना हो, उसके लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है इसका। फिर है अ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम वन जीन कैन बी zipped विद अ सिमिलर फ्रेगमेंट फ्रॉम अदर जीन्स इन द सेम जीनोम। ठीक है, ये बात आ गई कि एक जो डीएनए फ्रेगमेंट है एक जीन से, वो सिमिलर मतलब के एक ही जीनोम के अंदर एक जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट से अटैच हो सकता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर ना जो से हैं ग्रुप होते हैं जीन्स के, जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, इन ये वाले इनको हम एक फैमिली में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक जीन फैमिली है, कि इसके अंदर जो जीन है वो सिमिलर है एक दूसरे के, बट आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, तो इस मेथड के ज़रिए हम क्या है उन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन जीन को। ठीक है, जो कि उनकी फैमिली सेम है लेकिन मेंबर डिफरेंट है, वो डिफरेंट जीन्स हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये जो सा है यूज़ कर सकते हैं। A DNA fragment from one species can be zipped with a similar sequence from other species. This allows the isolation of the genes that have same or related function in the multiple species. It is used to study the aspect of the molecular evolution, such as how difference in sequence are correlated with the difference in function and the pattern of rate of the change in the sequence as they evolve. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि डीएनए फ्रेगमेंट जैसा एक स्पीशी का वो जिप्ड हो सकता है सिमिलर सीक्वेंस के साथ, किसी और स्पीशी के सिमिलर सीक्वेंस के साथ। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलता है कि स्टडी करते हैं हम एवोल्यूशन का, कैसे एवोल्यूशन आई, कैसे कैसे जो सा है डिफरेंस उनके सीक्वेंस के अंदर आए। तो इसमें यही है कि मतलब हम उनको स्टडी करेंगे कि मतलब अब वो है डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन ये वाले जो से जीन है, ये सीक्वेंसेस हैं, ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर। तो इस चीज़ के लिए भी जो सा हम जीन की जिपिंग करवाते हैं, डीएनए की जिपिंग करवाते हैं, सॉरी। The double-stranded helical structure of DNA is maintained by base taking and hydrogen bonding between the complementary base pairs. अब जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये कैसे मेंटेन रहता है, हमें पता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसको मेंटेन करते हैं। दूसरा फैक्टर है बेस टेकिंग का, बेसिस जो सी हैं एक दूसरे के साथ इनका भी इंट्रैक्शन होता है, तो ये भी डीएनए के डबल स्ट्रैंड को मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करते हैं। When the solution containing DNA fragment is raised to the temperature in the range of 85 to 100 degrees centigrade or to the high pH of strong alkaline solution, the paired strands begin to separate or unzip. ये है डीएनए की डीनेचुरेशन, कि डीएनए की डीनेचुरेशन किस तरह होती है। इसके अंदर है एक जो सा है कि हम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो सा होता है 85 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक डीएनए को ले जाएं, डीएनए डीनेचर हो जाएगा। फिर है डीनेचर मतलब कि अनजिप हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा। तो इसमें फिर दूसरा है हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सपोज करें हाई स्ट्रॉन्ग मतलब के अल्कलाइन सॉल्यूशन जिसकी पीएच हाई हो, वह उसको एक्सपोज करवाएं, तो उससे भी क्या होता है डीएनए अनजिप हो जाता है। अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स हैपन इन लेस देन फ्यू मिनट्स, द टाइम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब अनवाइंडिंग है बहुत जल्दी हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ जो टाइम की डिपेंड करती है वो लेंथ है। अगर डीएनए फ्रेगमेंट बहुत बड़ा है या लंबा है तो ठीक है, साफ जाहिर है कि अनवाइंड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो मिनट्स में कम ही होते हैं, फ्यू मिनट्स लगते हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। When the helical structure of DNA is disrupted and the strands have become completely unzipped, the molecule is said to be denatured. सिंपल वही बात है कि अगर अनजिपिंग हो गई है तो जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसको हम डीनेचर बोलेंगे।
अ कॉमन वे टू डिटेक्ट डीनेचुरेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डीनेचुरेशन कैसे हुई है, तो उसको देख रहे हैं। अ कॉमन वे टू डिटेक्ट डीनेचुरेशन इज बाय मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ डीएनए इन अ सॉल्यूशन टू absorb ultraviolet light of the wavelength 260 nanometer. Because the absorption of 260 nanometer of the solution of the single stranded molecule is 37% higher than absorption of the double stranded molecule at the same concentration. अब इसके अंदर है, हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट की एब्जॉर्बेंस को चेक करना है। ठीक है, कि जो हमारा डीएनए सॉल्यूशन है उसकी कितनी कैपेसिटी है अल्ट्रा वायलेट लाइट को, और उसकी वेवलेंथ क्या है 260 नैनोमीटर वेवलेंथ पे, वो यूवी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि एब्जॉर्प्शन एट द 260 नैनोमीटर ऑफ द सॉल्यूशन सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल इज 37% हायर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर वो डीनेचर्ड हो गया है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है, तो उसका जो यूवी की एब्जॉर्प्शन है वो 37% ज़्यादा होगी डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल की निस्बत। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल अगर मतलब यूवी लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो वो 37 टाइम्स जो सा है ज़्यादा यूवी लाइट को ऑब्जर्व करेगा। इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा डीएनए है वो डीनेचर हुआ है या नहीं हुआ है। The process of the denaturation can be followed by slowly heating a solution of the double-stranded DNA and recording the value of A260 at the various temperature. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो सा डीएनए है उसको स्लोली हीट करते रहते हैं और साथ में फिर यूवी लाइट की एब्जॉर्प्शन को भी चेक करते हैं और नोट करते हैं वेरियस टेम्परेचर पे। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर denaturation increase with the GC content, not only because the GC base pair have 3 hydrogen bonds and 80 base pairs have 2, but because the consecutive GC base pair have stronger base stacking. ठीक है, पीछे हमने बात की यहाँ पे कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, उसके मेंटेनेंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक जो सा हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, दूसरा बेस टेकिंग आती है। यहाँ पे भी यही बात है, उसने कहा है कि अगर जो हमारा जीसी कंटेंट है, इसको हमें मतलब डीनेचर करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। अब क्यों देनी पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड होता है? उन्होंने कहा कि ये तो बात चलो ठीक है कि जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एटी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि जीसी की जो बेस टेकिंग है या बेस पेयरिंग है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है। ठीक है, जीसी की बेस टेकिंग ज़्यादा स्ट्रोंगर है एज़ कम्पेयर टू एटी, ये बात भी याद रखनी है। इसके बाद है डीनेचर डीएनए कैन under certain conditions form double-stranded DNA with other strands provided that the strands are sufficiently complementary in sequence. ठीक है, denatured DNA जो सा है वो certain conditions के अंडर में क्या कर सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना सकता है। मतलब कि दूसरे स्टैंड के साथ मतलब कि पेयरिंग कर सकता है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होनी चाहिए। मतलब कि एक हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है डीनेचर हुआ हुआ, उसकी कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आएगा, मतलब कि बेसिस जो सी हैं कम्प्लीमेंट्री होंगी तो वो उसके साथ पेयरिंग कर लेगा स्टेक, और डीएनए जो सा है उसके साथ बाइंड हो जाएगा। फिर है दिस प्रोसेस ऑफ रीनेचुरेशन इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए के स्ट्रैंड दोनों आपस में मिल गए, आपस में बाइंड हो गए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन। या फिर इसको मतलब कि रीनेचुरेशन हुई, रीनेचुरेशन के इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। बिकॉज द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल आर हाइब्रिड इन दैट ईच स्ट्रैंड कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। यही हमने कहा कि डीनेचर डीएनए का एक स्ट्रैंड किसी भी दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड जो उसके कंप्लीमेंटरी हो तो उसके साथ जाके मतलब मिल सकता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ है, डीएनए का हाइब्रिड तैयार हुआ। एक जो स्ट्रैंड है वो किसी और सोर्स से है, दूसरा स्ट्रैंड किसी और सोर्स से है, तो इसको हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। For DNA strand to hybridize, two requirements must be met. अब डीएनए की हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। पहला क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन मस्ट बी हाई। जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो हाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0.25 मोलर से ग्रेटर होनी चाहिए। अब ये क्यों होनी चाहिए, टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द फास्फेट ग्रुप विच वुड अदरवाइज काज द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू रिपेल वन अनदर। ठीक है, साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो हमारा फास्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। वैसे भी हमारा जो सा है डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना है आपने। तो यहाँ पे है कि फास्फेट ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के
कि हमारे पास साल्ट की हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर हमने न्यूट्रलाइजेशन ना की इस नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज उनसे हैं इसका नेगेटिव चार्ज और जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा उसका नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और फिर है कि द टेम्परेचर मस्ट बी हाई एनफ टू डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट फॉर्म एट रैंडम बिटवीन द शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ द bases within the same strand, but not so high that stable base pair between the complementary strand are disrupted. अब यह है कि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होना चाहिए, किस वजह से है कि क्योंकि और जो सी हैं शॉर्ट बेसिस उस डीएनए के स्टैंड के साथ आके अटैच हो सकते हैं। जब शॉर्ट बेसिस आके लगी होंगी तो साफ ज़ाहिर है जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो आके अटैच नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भी हमें हीट चाहिए होती है, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है कि जो हमारा मतलब कि डीएनए का स्टैंड है उसके साथ कोई और शॉर्ट बेसिस या फिर उसकी अपनी ही जो सी शॉर्ट बेसिस है वो आके अटैच ना हो सकें। और ये टेम्परेचर इतना हाई भी नहीं होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री स्टैंड आए तो वो ही अटैच ना हो सके, वो ही सेपरेट हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा भी टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। फिर है the initial phase of renaturation is slow process because the rate is limited by random chance that region of the two complementary strand will come together to form the short sequence of the correct base pair. अब इसमें है कि इनिशियल फेज कौन सा है रिनेचुरेशन का, वो स्लो होता है। रिनेचुरेशन जब स्टार्ट होती है तो स्लो प्रोसेस होता है। तो किस लिए होता है? ताकि हमें ना कम्प्लीमेंट्री स्टैंड मिल सके। कम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो सा है वही आके अटैच हो, ये शॉर्ट बेसिस वगैरह ये जो सी हैं शॉर्ट सीक्वेंस या फिर जैसे मतलब कि हमारा जो करेक्ट बेस पेयर है जो हमें रिक्वायर्ड है वो ही अटैच हो सके। इस वजह से मतलब कि शुरू वाला जो प्रोसेस है वो स्लोली होता है ताकि रॉन्ग बेसिस या फिर रॉन्ग कम्प्लीमेंट्री स्टैंड आके अटैच ना हो, मिसमैचिंग ना हो जाए। जब इनिशियल स्टेप हो जाता है, जब इनिशियल पेयरिंग हो जाती है तो फिर जो सा है रैपिड हो जाता है, रैपिड पेयरिंग होती है रिमेनिंग कम्प्लीमेंट्री बेसिस एंड रिवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स। शुरू स्टार्ट होना स्लो है, जैसे ही हमें कम्प्लीमेंट्री स्टैंड सही मिल गया अगला प्रोसेस जो सा है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी जो सी सारी बेसिस कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो सी अटैच हो जाती है, रिबाइंडिंग हो जाती है हेलिक्स की। रिबाइंडिंग इज अकम्प्लिश्ड इन अ मैटर ऑफ द सेकंड्स में होती है रिबाइंडिंग एंड इट इस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डीएनए कंसंट्रेशन बिकॉज द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड हैव ऑलरेडी फाउंड ईच अदर। अब डीएनए के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्प्लीमेंट्री स्टैंड हमें मिल गया, उसने अटैच होना है। अब डीएनए पीछे कम है ज़्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो सा है रिवाइंडिंग बहुत फास्टली हो जाएगी। द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन सी है यहाँ पे दिखाई गई है, विल एनेबल अस टू डिटेल। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास होता है सोल्यूशन ऑफ डीनेचर्ड डीएनए इज कॉल्ड प्रोब in which each molecule has been labeled with either radioactive atoms or light emitting molecules। ठीक है, जो हमने डीएनए डीनेचर किया है उसको हम प्रोब बोलते हैं। प्रोब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डीनेचर्ड हमारा डीएनए है उसके साथ जो उनसे हम कोई भी रेडियो एक्टिव एटम्स या फिर लाइट इमिटिंग मॉलिक्यूल्स को अटैच कर देते हैं, मतलब कि उससे लेबल कर देते हैं। जो हमने पीछे डीएनए के स्टैंड को डीनेचर किया, डीएनए को डीनेचर किया, उसको हम प्रोब बोलेंगे क्योंकि इसके साथ हम क्या है रेडियो एक्टिव या फिर लाइट इमिटिंग मॉलिक्यूल्स अटैच कर देंगे। द प्रोब डीएनए इज टिपिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लोन। अब ये प्रोब डीएनए कैसे तैयार किया जाता है? इसको मतलब क्लोनिंग के जरिए जो सा है मोस्टली तैयार किया जाता है। And the label probe usually contain denatured forms of both strands present in the original duplex molecule। ठीक है ये ठीक है, डीएनए डीनेचर हुआ तो उसके दोनों स्ट्रैंड भी प्रेजेंट होंगे, तो प्रोब के अंदर दोनों उसके स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। This has led to some confusing terminology. Genetics say that the probe DNA hybridized with the DNA fragments containing sequences that are similar to the probe rather than complementary. When what actually occurs is that one strand of the probe undergoes hybridization with complementary sequence and the fragment, but because the probes usually contain both strands, hybridization takes place with any fragment that contain similar sequence, each strand in the probe undergoing hybridization with the complementary sequence in the fragment। इसमें कहा गया है कि जेनेटिक्स के अंदर कहा जाता है कि जो हमारा डीएनए प्रोब डीएनए है ये हाइब्रिडाइज जब करता है, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट के साथ, तो जिस मतलब कि प्रोब को जो भी सिमिलर सीक्वेंस मिलती है, जब प्रोब के अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको अपने से सिमिलर सीक्वेंस जो उनसे भी मिलती है ये उसके साथ अटैच हो जाता है। कंप्लीमेंट्रीज ढूंढना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, ये कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अब जो हमने कहा हमने प्रोब तैयार किया है इसके अंदर दो स्टैंड है हमारे पास। ठीक है, डीएनए के दो स्टैंड ही है ना,
तो इसमें क्या होगा, एक हमारा स्ट्रैंड कौन सा है वो कंप्लीमेंट्री के साथ जाके अटैच होगा। कंप्लीमेंट्री वो है जो हमें डिजायर्ड है, जो हमें चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो सा है वो किसी भी सिमिलर सीक्वेंस के साथ जाके अटैच हो सकता है। अगर कोई और मतलब कि वहाँ पे कोई और डीएनए ऐसा प्रेजेंट है जिसके साथ सीक्वेंस मैच हो रही है, तो एक स्ट्रैंड जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके अटैच होगा। ये बात कही गई है यहाँ पे। फिर है हमारे पास डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारे पास जी हाइब्रिडाइजेशन न्यूक्लिक एसिड की। इसमें पहला क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ द डीनेचर्ड एंड लेबर्ड डीएनए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, पहला है हमारे पास डुप्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोब डीएनए डीनेचर्ड, ठीक है। जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है डीएनए का, जिसको हमने किसी भी क्लोन से लिया है, उसको हमने डीनेचर कर लिया। ये देखें, ये दोनों स्टैंड हैं एक दूसरे से सेपरेट हो गए। यहाँ पे क्या है, डीनेचुरेशन होगी। डीनेचुरेशन को हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप है हमारे पास क्या है कि प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद फिल्टर पेपर टू विच इज अटैच्ड डीनेचर्ड स्ट्रैंड ऑफ द जीनोमिक डीएनए। इसको हमने यहाँ से लिया, इसके मतलब लेट्स सपोज के ये एप एंड ड्रॉप के अंदर जो सा है इसकी डीनेचुरेशन हो गई। इसको हमने क्या किया, फिल्टर पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और फिल्टर पेपर पर जाके जो डीनेचर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो इमोबिलाइज हो गए। हमने ये कहा था ना कि फिल्टर पेपर के ऊपर वो इमोबिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास अंडर द प्रॉपर कंडीशन ऑफ द साल्ट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेचेस कम टुगेदर बाय रैंडम कोलिजन। यहाँ पे क्या है कि हमने उसको हीट सील्ड बैग के अंदर डाला हुआ है। यहाँ पे जो सा है कोलिजन होगी, और जो शॉर्ट सिमिलर फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है, फिर हमारे पास क्या है, इफ द सीक्वेंस फ्लैंकिंग द पेयर्ड रीजन आर नॉट complementary then the pairing is unstable and the strands come apart again. If the sequence is flanking the paired region are complementary then the further base pairing stabilize and renature the reflex. अब ये होगा हमारे पास, ये देखें कि यहाँ पे क्या है, ये वाली जो सी है हमारे पास फ्लैंकिंग सीक्वेंस है। फ्लैंकिंग सीक्वेंस क्या होती है कि जो हमें मतलब कि डीएनए चाहिए, जो डिजायर्ड सीक्वेंस हमने फाइंड करनी है, उसके आगे पीछे जो उनसे है एक सीक्वेंस होगी, उसको हम फ्लैंकिंग सीक्वेंस बोलते हैं। हाँ, आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि फ्लैंकिंग सीक्वेंस के जो सी है उसके साथ जाके बेस पेयरिंग होगी। अगर फ्लैंकिंग सीक्वेंस के साथ मैचिंग हो गई तो क्या होगा, फिर जिपिंग हो जाएगी, रिवाइंडिंग हो जाएगी हमारे जो सा है डीएनए की। अगर जो सा है बेस पेयरिंग जो सी है फ्लैंकिंग सीक्वेंस के साथ कंप्लीमेंट्री नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखें जिस तरह यहाँ पे है मैचिंग नहीं हो रही, ठीक है। दो हुई है मैच, दो जो सा है मतलब कि ये सीक्वेंस मैच हुई है, आगे पीछे जो सा है कोई मैचिंग नहीं हो रही। ये मतलब कि फिर ये जो सा यहाँ पे प्रोब जो सा है फॉल अवे हो जाएगा, अटैच नहीं होगा, फिर दोबारा जाके ये कहीं और कोलिजन करेगा और फिर कहीं और अटैच होगा। ये जो सा है ये वाली सीक्वेंस तो मैच हो गई। यहाँ पे देखें आगे पीछे जो सा इसका कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, फ्लैंकिंग सीक्वेंस के साथ अटैच होने के बाद नेक्स्ट भी जो सा है बाइंडिंग हो रही है, रिवाइंडिंग हो रही है, जिपिंग हो रही है, ठीक है। ये जो सा है इसके अंदर आता है। इसके बाद है सम मिसमैचेस इन द पेयर्ड रीजन कैन बी टॉलरेटेड। कुछ जो सा है मिसमैचेस हो भी जाती हैं, गलत मैचिंग हो भी जाती है, गलत पेयरिंग हो भी जाती है। अब कुछ जो सी हैं उन्होंने कहा कि मिसमैचेस जो सी हैं पेयर्ड रीजन के अंदर हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये पूछा गया कि हाउ मेनी मिसमैचेस आर अलाउड। अब कितनी मिसमैचेस हम जो सा है अलाउ कर सकते हैं, कितनी मिसमैचेस को हम टॉलरेट कर सकते हैं, इसका बताया गया है। इट इज डिटरमाइंड बाय द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ जो सी है कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट पर मैटर करती है। द लोअर द टेम्परेचर at which the hybridization is carried out, the higher the salt concentration, the greater the portion of the mismatches that are tolerated. मतलब कि अगर टेम्परेचर लोअर हो हाइब्रिडाइजेशन के वक्त और हाँ साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो फिर जो सा है हम मिसमैचेस को टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर लो हो और हमारा जो सा साल्ट कंसंट्रेशन भी लो हो, तो क्या होगा, फिर बिल्कुल भी हम सारी मिसमैचेस होंगी। हम तो फिर मतलब कि हमें वो हमारा जो एम था न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का वो तो होगा ही नहीं पूरा। ये दो चीज़ें आपको याद है।
कि साल्ट कंसंट्रेशन क्या था, हमने कहा था साल्ट कंसंट्रेशन ज़रूरी है ताकि वो फास्फेट ग्रुप के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके और जौन सा है बाइंडिंग हो सके। और टेम्परेचर का ज़्यादा है, हमें कहा था कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि क्या हो कि अगर जौन सी हैं अगर शॉर्ट सीक्वेंस आके हमारे डीएनए फ्रेगमेंट के साथ अटैच हुई हैं तो वो रिमूव हो जाए। तो इसके अंदर यही है कि मतलब अगर टेम्परेचर कम है लेकिन अगर हमारे पास साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत मिसमैचेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब कितनी मिसमैचेस एडजस्ट करते हैं ये हमारे एक्सपेरिमेंट की कंडीशन पे मैटर करता है।